प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई-व्याख्यान में हम संसद की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। साथ ही संसद की शक्तियों में कमी के क्या कारण हैं, उन प्रमुख कारणों का भी विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसद की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति की, और ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है विधि निर्माण संबंधी। यह संसद का सबसे प्रमुख कार्य है विधि का निर्माण करना, और प्राय संसद का 3/4 समय इसी कार्य में समाप्त होता है। कानूनी दृष्टिकोण से संसद कानून निर्माण में सर्वोच्च एवं पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था है। इसका अर्थ है कि संसद किसी भी क्षेत्र में नए कानून बना सकती है और पुराने कानूनों को रद्द कर सकती है, तथा उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को कोई भी व्यक्ति या संस्था अवैध घोषित नहीं कर सकती। ये उल्लेखनीय है कि संसद संविधान में भी आवश्यक परिवर्तन करने में समर्थ है, किंतु जैसा कि पिछले व्याख्यान में आपको मैंने बताया, संसद की ये सर्वोच्चता व्यवहार में सीमित है, क्योंकि व्यवहार में संसद जनमत, नैतिकता, परंपरा आदि के प्रतिबंधों के अंतर्गत कार्य करती है। तथापि संसद की विधि निर्माण संबंधी शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति है। संसद की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है कार्यपालिका संबंधी, और कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहले संसद बहुमत प्राप्त दल को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर देती है। संसद विभिन्न साधनों के द्वारा मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है। प्रश्न, कामरों को प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, सरकारी नीतियों की आलोचना आदि ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा संसद मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है। इस तरह राष्ट्रीय प्रशासन संसद की देखरेख में चलता है। लोक सदन मंत्रिमंडल को अपदस्थ भी कर सकती है। संसद की तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है वित्तीय शक्ति। मंत्रिमंडल संसद के सामने वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है और संसद उस पर विचार करती है। संसद की स्वीकृति के बाद ही बजट लागू किया जाता है, और संसद बजट के व्यय भाग में कटौती कर सकती है, किंतु वृद्धि नहीं कर सकती। संसद की एक और महत्वपूर्ण शक्ति है न्यायिक शक्ति, और संसद न्यायिक कार्य भी संपादित करती है। लोक सदन महाभियोग लगा सकता है और लॉर्ड सभा उसकी सुनवाई कर सकती है। इसके अलावा लॉर्ड सभा की न्याय समिति अनेक दीवानी एवं फौजदारी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का कार्य करती है। न्यायिक समिति में कानून के विशेषज्ञ लॉर्ड्स होते हैं। संसद का एक और महत्वपूर्ण कार्य और उसके महत्वपूर्ण शक्ति है जनमत को प्रतिबिंबित करना और उसे शिक्षित करना। संसद ब्रिटिश जनमत को मंत्रिमंडल के सामने प्रकट करती है। संसद सदस्य अपने भाषणों, विचारों एवं आलोचनाओं के द्वारा जनमत को प्रतिबिंबित करते हैं, अतः संसद को जनमत का दर्पण कहा जाता है। संसद न केवल जनमत के अनुसार आचरण करती है, अपितु यह अपनी कार्यवाही द्वारा जनमत को प्रभावित भी करती है, और संसद में प्रकट किए गए विचार जनमत को शिक्षित भी करते हैं। इस तरह से स्पष्ट है कि संसद विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है, किंतु इस संबंध में दो पक्ष महत्वपूर्ण हैं। पहला पक्ष कि संसद के दोनों सदन समान शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। वस्तुतः लोक सदन की शक्तियां लॉर्ड सदन से अधिक है। लोक सदन विधायी, कार्यपालिका एवं वित्तीय क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली है, और वह जनमत से भी संबंधित है। सिर्फ न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड सभा की शक्ति अधिक है, किंतु इस शक्ति का प्रयोग संपूर्ण सदन नहीं करता, अपितु इसकी न्यायिक समिति करती है। दूसरा पक्ष जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि यद्यपि सिद्धांत में संसद मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है, किंतु व्यवहार में मंत्रिमंडल संसद को नियंत्रित करता है। मंत्रिमंडल विधायी एवं वित्तीय क्षेत्र में संसद का नेतृत्व करता है। तो संसद की शक्तियों के संदर्भ में, कार्यों के संदर्भ में
ये संक्षेप में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। अब हम ब्रिटिश संसद की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करते हैं उसकी शक्तियों के संदर्भ में। ब्रिटेन की संसद को वैधानिक रूप से अधिक शक्तिशाली माना जाता है, किंतु आधुनिक कल्याणकारी राज्य के रूप ने ऐसी अनेक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं जिनके परिणाम स्वरूप व्यवहार में संसद पर परंपरागत एवं नैतिक अंकुश लग गए हैं, जिससे उसकी शक्तियों में कमी आई है। और ब्रिटेन की संसदीय शक्तियों में कमी के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। सबसे पहला कारण है प्रदत्त व्यवस्थापन। समयाभाव एवं कार्यों की अधिकता के कारण स्वयं संसद विधि निर्माण का कार्य दायित्व कुछ संस्थाओं को सौंप देती है, जैसे कार्यपालिका सपरिषद आदेश अर्थात ऑर्डर इन काउंसिल। यह संसद के अधिकारी को स्वयं समुचित अधिकार प्रदान कर देती है। दूसरी महत्वपूर्ण कारण है जो संसद की शक्तियों में कमी के लिए उत्तरदायी है कि आज राज्य का व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन होना। आज अधिकांश राज्य सामाजिक एवं लोक कल्याणकारी कार्य करने लगे हैं। परिणाम स्वरूप इससे राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ब्रिटेन में भी समाजवादी राज्य की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। अतः मंत्रिमंडल की सहायता उपयुक्त उद्देश्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम प्रतीत होता है। अतः स्वतः ही उसकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है, जबकि संसद की शक्तियों में कमी होने लगी है। तीसरा, संसद की शक्तियों में कमी का एक कारण है वित्तीय नियंत्रण में कमी। राज्य का वार्षिक बजट मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किया जाता है, जिसे वित्त मंत्री संसद में पेश करता है। ब्रिटेन में यह नियम बना हुआ है कि सदन बजट को उसी रूप में पारित कर देता है जिस रूप में वह वित्त मंत्री द्वारा सदन में पेश किया जाता है। इस कारण भी संसद की स्थिति कमजोर हो गई है। इसके साथ ही दलीय अनुशासन एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण है जिससे संसद की शक्तियों में कमी आई है। प्रत्येक दल का उम्मीदवार उसके दलीय अनुशासन से बंधा हुआ होता है। अतः संसदीय सदस्य अपनी स्वयं की इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, उसे दल के सचेतकों की इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है। अर्थात अपने दलीय भावना को ध्यान में रखकर ही संसद सदस्य किसी कार्य में अपनी सहमति या असहमति प्रदान करते हैं। इसके साथ ही संसद की प्रक्रिया भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो संसद की शक्तियों में कमी के लिए उत्तरदायी है। संसद में अधिकांशतः जो विधेयक पेश किए जाते हैं वे सरकारी विधेयक होते हैं। सदन का अधिकतर समय उन पर ही विचार करने में लग जाता है। सदस्यों के निजी विधेयकों पर विचार करने के लिए सदन के पास पर्याप्त समय ही नहीं बचता। कंगारू समापन, गिलोटिन समापन आदि के द्वारा भी सदन में शीघ्र वाद विवाद समाप्त कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप संसद में सदस्यों की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचता है, क्योंकि उनके बोलने की स्वतंत्रता इससे प्रभावित होती है। इसी के कारण ये सारे वो पक्ष हैं जिनसे संसद की शक्तियों में निरंतर कमी आ रही है। और वर्तमान में संसद की वास्तविक स्थिति का यदि हम विश्लेषण करें, निष्कर्ष निकालें, तो सैद्धांतिक रूप से आज भी संसद के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य ने, कई कारणों ने संसद की इस स्थिति को, सैद्धांतिक स्थिति को परिवर्तित कर दिया है और संसद की शक्तियों में निरंतर कमी आई है।